हम भारत के लोगों ने तय किया कि हम अपना भविष्य क्या होगा हम खुद तय करेंगे। अगर एक हिंदू राष्ट्र बनता है वो देश के लिए एक तबाही से कम नहीं होगा। यहाँ के मुसलमानों की समस्या को भी हम हल करें। हमने कहा कि नहीं, हम अपना संविधान खुद लिखेंगे। 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ था। आज जब हम नाज़ी जर्मनी को याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक बहुत शैतानी किस्म के नेता थे हिटलर, जिसके कारण से ये सब हुआ। 10 लाख लोगों ने एक दूसरे का कत्ल किया, हिंदू मुस्लिम से। बातचीत आज मैं कर रहा हूँ गांधी जी के ने जो मोहब्बत का संदेश दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो समानता बराबरी का जो संदेश दिया। एक तरह से इन दोनों धाराओं का संगम हमारा संविधान, और उस संविधान को आज याद करना क्यों ज़रूरी है, किस हालात में वो किस तरह के खतरे में है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में कुछ बातचीत आपके साथ करूँगा। 1947 पे हम लोग शुरू करते हैं। 1947 में 200 साल की गुलामी के जो हमारे जंजीर थे वो हमने तोड़े। उस वक्त हम भारत के लोगों ने तय किया कि हम अपना भविष्य क्या होगा हम खुद तय करेंगे। ज़्यादातर मुल्क जो आज़ाद हुए थे उस वक्त और उसके बाद जो कॉलोनाइजिंग पावर थे उन्होंने उनके लिए संविधान छोड़ा था। हमने कहा कि नहीं, हम अपना संविधान खुद लिखेंगे, हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। और बहुत आत्मसम्मान के साथ ये फैसला हुआ। हम जानते हैं कि जो संविधान सभा थी उसमें अलग अलग वर्ग के लोग और बहुत बहुलता बहुत थी, लेकिन आज हम पीछे देखें तो महिलाएं कम थीं, गरीब लोग, कामकाजी लोगों की उपस्थिति कम थी, लेकिन फिर भी एक बहुलता थी उसमें, और उसमें बहुत गहराई से बातचीत हुई। ये तय हुआ कि हम लोग अपना भविष्य क्या बनाएंगे। वही 1947 का जो वक्त है, मैं चाहूँगा कि दुनिया के हालात को भी हम याद करें। वो कौन सा वक्त था? दूसरा विश्व युद्ध कुछ उसी वक्त 2-1 साल पहले समाप्त हुआ था। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम हुआ था। उसकी कल्पना थोड़ा सा हम करें, मतलब यहूदियों का पूरे यूरोप में जितनी आबादी थी उसकी 2/3 आबादी को ख़त्म कर दिया गया। गैस चेम्बर्स में और तो सीधे गोली मारते हुए बहुत क्रूरता के साथ एक बहुत बड़े स्केल पे नरसंहार हुआ था। उसके साये में भी हमने अपना संविधान लिखा। सिर्फ यहूदियों को नहीं मारा गया था, और भी समाज के लोग थे। उसमें विकलांग लोगों को बड़ी मात्रा में उस वक्त जर्मनी में मारा गया कि उनको जीने का हक नहीं है। जो होमोसेक्सुअल आदमी हैं उनको मारा गया। जो आदिवासी समाज, रोमा और सिंटी, जो गुमंतु जाति के जैसे हमारे यहाँ भी हैं, उनको बड़ी मात्रा में मारा गया। उससे, और उसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब हम भारत के लोग अपना संविधान लिख रहे थे, एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें मिली थी कि अगर हम ऐसा देश बनाएं जहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा ना हो, और रक्षा की बहुत मजबूत व्यवस्था ना हो, तो क्या हम लोग किस तरह से बदल सकते हैं, क्या हम बन सकते हैं, वो हमने याद किया। ये अक़लियत को, जो अक़लियत हैं। मैं कुछ महीने
जर्मनी में अभी रह के आया हूँ। मुझे निमंत्रण दिया गया था, मैंने कहा कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि नाज़ी जर्मनी में क्या हुआ, इस कारण से कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि मेरे देश में क्या हो रहा है। और बहुत तरीक़ों से बहुत खौफनाक है हाउ मच सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में, जो नाज़ी जर्मनी के प्रारंभिक साल थे और जो आज हम यहाँ देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने नाज़ी जर्मनी में सीखी, लेकिन शायद सबसे बड़ी शिक्षा ये थी कि आज जब हम नाज़ी जर्मनी को याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक बहुत शैतानी किस्म के नेता थे हिटलर, जिसके कारण से ये सब हुआ। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते। आम जर्मन के लोग बहुत बड़ी मात्रा में उस पूरे नरसंहार में शामिल थे, उनकी सहमति इसमें शामिल थी। और हिटलर के और वो इलेक्ट हुए, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, 33% वोट शेयर के साथ, जैसे मतलब बाय कोइंसिडेंस उतना ही वोट शेयर है। और वो पावर में नहीं आते अगर लेफ़्ट और सेंटर के पार्टी जुड़ जाते, उसी तरह से वो पावर में आए। तो उनके पावर में आने 1933 में, और उनका जब पराजय हुआ और उन्होंने आत्महत्या की 1945, तो बस कितना फ़र्क था, 12 सालों में एक देश कितना बदल सकता है। और जर्मनी को माना जाता था कि कम से कम यूरोपीय देशों में सबसे सभ्य, सबसे ज़्यादा साहित्यकार, चिंतक, शोधकर्ता, कंपोज़र्स, लेखक सब वहाँ के। तो एक ऐसे सभ्य देश इतनी क्रूरता में कैसे परिवर्तित हो सकता है, कितनी जल्दी उस गहरे अंधेरे में गिर सकता है, वो हमने जर्मनी से सीखा। और उसके साये में हमने अपना संविधान लिखा। ये भी कहना ज़रूरी है, और बहुत संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि जो आरएसएस के विचारधारा के लोग थे, उनके राइटिंग्स आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा हिटलर को बहुत बड़े नेता और एक रोल मॉडल के रूप में देखते थे। और उनके बार बार उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से उन्होंने यहूदियों की समस्या का हल किया, उससे हम सीख के यहाँ के मुसलमानों की समस्या को भी हम हल करें, ऐसा हम उनके लेखों में देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत चिंतित थे कि हम उस दिशा में ना जाएं। हम जानते हैं कि ना सिर्फ वो हिंसा की साये में हम लोग अपना भविष्य तय कर रहे थे। हमारे देश में भी अंग्रेज़ जब गए तो उन्होंने एक देश नहीं छोड़ा, 2 देश छोड़े, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और जो हिंसा उस वक्त भड़की, उसकी आज कल्पना करना भी मुश्किल है, पर याद करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं आगे कुछ चीज़ें कहूँगा वही मोहब्बत की उस संदर्भ में भी याद करना ज़रूरी है। 10 लाख लोगों ने एक दूसरे का कत्ल किया, हिंदू मुस्लिम सिख, 10 लाख लोग। और हम लोग कई बार जब याद भी करते हैं तो हम याद करेंगे वो कि हिंदू और सिख कितने मारे गए और किस तरह से मारे गए, लेकिन उतने ही संख्या में, उसी तरह की क्रूरता में मुसलमान भी मारे गए। ये भी याद करना ज़रूरी है अगर हम उससे कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं। 1.5 करोड़ लोग बेवतन हुए उस वक्त, 1.5 करोड़ लोग। पूरी दुनिया के इतिहास में, मानव इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग बेवतन नहीं हुए, सिर्फ एक अपवाद को छोड़ के, और वो था जब अफ्रीका के देशों से जब गुलामी के लिए लोगों को ले गया था। वही दैट इज़ दी ओनली बिगर डिस्प्लेसमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री कंपेयर्ड टू हमारा जो पार्टीशन में हुआ था।
पाकिस्तान जैसे हम जानते हैं एक अलग देश बना और घोषित तौर पे वहाँ के मुसलमान आबादी के नाम मुसलमानों के लिए एक देश बना। तो कई लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए देश बना है, भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का देश रहना चाहिए, रहेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे संविधान को लिखने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, उनका कहना था कि अगर एक हिंदू राष्ट्र बनता है वो देश के लिए एक तबाही से कम नहीं होगा और लोकतंत्र के लिए भी ये तबाही से कम नहीं होगा। गांधी जी के नेतृत्व में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई कभी भी सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। उतना ही शुरू से जब से गांधी जी ने इसे एक मास मूवमेंट के तौर पे बढ़ाया, उतना ही लड़ाई ये भी थी कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद हम कैसा देश बनाएंगे और ये देश किसका होगा और किसका नहीं होगा और किन शर्तों में को लेके कोई इस देश को अपना बना सकती हैं। वो भी उतना ही इस लड़ाई के आज़ादी की लड़ाई के केंद्र में था। बहुत ज़रूरी है बराबर का हक, बिना किसी शर्त के आप इस देश के बराबर के नागरिक हैं। मेरा बचपन मेरे पिताजी उस वक्त मेरा जन्म शिलोंग में हुआ था और अरुणाचल, जो आज अरुणाचल कहते हैं, वहाँ पे मैं बड़ा हुआ और कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं वहाँ जहाँ सिर्फ 200 लोग एक भाषा बोलते हैं और हमारी कल्पना क्या है हिंदुस्तान में, वो 200 लोग अपनी भाषा में, अपने रहन सहन के तरीके में हर तरह से बराबर के नागरिक हैं। और आज जो हम अपने पूरे देश में एक किस्म का एक हलचल देख रहे हैं, वो इसी बात पे आज़ादी की लड़ाई की आधी लड़ाई तो हो गई पूरी, लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा था ये तय करने का, हम कैसा देश बनाएंगे, किसका देश ये होगा, किसका नहीं होगा, इसकी शर्तें क्या होंगी, वो लड़ाई आज भी कायम है। बल्कि एक बहुत बड़े स्केल पे वो सारे सवाल उठ के खड़े हुए हैं। हम भारत के लोगों को आज उसके बारे में फैसला करना पड़ेगा।